वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 26 आज आपके साथ करेंगे। आज थोड़े से हेल्थ इश्यूज हैं, हिकअप का इश्यू है, तो बार बार आपको हिकअप की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा, बट प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि आप टाइम देखोगे तो 20 दिन के आसपास आपका टाइम रह गया है जब एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है। तो 20 दिन में एक भी क्लास आपकी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी आपको पता है वास्ट है। अगर आप पढ़ने बैठोगे, जीएफआर पढ़ने के लिए पूरा टाइम चाहिए आपको, पेंशन रूल पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, लीव रूल पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, सीसीए के लिए अलग से टाइम चाहिए। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स बहुत सारे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जितने भी सारे अलाउंसेस हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, एक्सेट्रा, प्रोविडेंट फंड्स है, आपका इनकम टैक्स है। तो ये अपने आप में एक बड़े टॉपिक हैं सारे के सारे। तो अब इनकम टैक्स का पूरा एक्ट 1961 तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो बेसिकली हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारी जो अप्रोच है, वो यही है, जो आपका सिलेबस पेपर के अकॉर्डिंगली हेल्पफुल है वो हम आपको करवा देंगे। तो सिलेबस की तरफ से आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। खासकर बैच 2.0 वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को लेके ना चलें कि उसका सिलेबस है, उनका सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं होगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहता है वो हम आपको पहले करवा देंगे, ठीक है। अब 20 दिन के अंदर अंदर किस तरह से आपने प्लान करना है, क्या आपकी अप्रोच रहेगी सिलेबस कंप्लीट करने में, साथ के साथ रिवीजन करने में, छोटी सी वीडियो बनाएंगे आजकल में और आपको समझाएंगे कि आप किस तरह से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्लास को फोकसली आपने देखना है। क्लास अगर आप नहीं देखते हो हमारी, इसके अलावा पीडीएफ्स जो हैं डीओपीटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप उनको चाहो थ्रोली उनको रिवाइज कर सकते हो। उनको रिवाइज करने में दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ वीडियो के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो रीजनेबल कॉस्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पता लग जाता है, ठीक है। चलो डोंट वरी, क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रोविडेंट फंड आज पढ़ेंगे, जो जो काम की चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो, पीडीएफ आप सबको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है जो मेंबरशिप से जुड़े हुए हैं। जुड़ने के लिए मन्नत ऑफिशियल 14@gmail.com पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। चलो जी, अब स्टार्टिंग करनी है जीपीएफ के बारे में। तो देखो, जीपीएफ की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं पहले। जी 1 मिनट, जीपीएफ। बच्चों जीपीएफ होता क्या है? जीपीएफ होता है आपका जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है। क्या होता है जीपीएफ? जीपीएफ होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। अब ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल हैं जिनकी ज्वाइनिंग हुई है। यहां पे लिख देते हैं एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइंट ऑन एंड बिफोर। चलो इस ज्वाइंट वर्ड को भी आपको क्लियर कर देते हैं, अपॉइंट भी हो सकता है। चाहे ज्वाइनिंग आपने लेट करी हो, बट अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गया था उस डेट को तो भी आप एप्लीकेबल हो। 31 दिसंबर 2023, यही पेपर के अंदर सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है कि जीपीएफ कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल होता है जिनकी अपॉइंटमेंट इस डेट से पहले हुई है, या इस डेट को भी हुई है तो भी चलेगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको? चलो, इसके अंदर बच्चों आपने एक वर्ड समझना है, एमोल्यूमेंट्स, ठीक है। क्या समझना है? एमोल्यूमेंट्स के बारे में समझना है कि एमोल्यूमेंट्स होता क्या है। तो एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है पे, ये शायद हम पहले भी बता चुके हैं, लीव सैलरी, एनी रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन कोई और भत्ता है जो आपको मिलता है, ठीक है। एनी रेम्यूनरेशन इन, लाइक फॉरेन सर्विस के केस में मोस्टली ये लिखा जाता है, फॉरेन सर्विस, ठीक है।
तो इसका मतलब यही होता है। तो एमोल्यूमेंट्स होती है आपकी पे, आपकी सैलरी जो आपको मिलती है। कोई एनी अलाउंसेज हैं जो रेम्यूनरेशन है जो खासकर फॉरेन सर्विस में आपको मिलते हैं वो भी जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलो अब नोट करने वाली चीज इसके अंदर यही है कि ये पूछा जाता है एमोल्यूमेंट्स में क्या नहीं आता। एमोल्यूमेंट्स में क्या नहीं आता, साफ साफ लिखा हुआ है। डीए नहीं आता। और डीए क्या होता है? डीए होता है आपका डियरनेस अलाउंस, जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जीपीएफ के भी ना अपने अलग से, आप देखोगे जीपीएफ के अलग से रूल्स है। तो ये जो आपका एमोल्यूमेंट्स कहूँ मैं, या चलो एमोल्यूमेंट्स ही कह देते हैं, ये रूल नंबर 2 में सारी डेफिनेशंस हैं। तो पहली डेफिनेशंस के बी पार्ट में इसका डिस्कशन है। ठीक है जी, चल अब पढ़ लेते हैं ये जीपीएफ में जो पैसा जमा होता है, अमाउंट जो जमा होता है वो कितना जमा होता है। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको। चल क्वेश्चन हो गया, अब इसका जवाब दे देते हैं। यहां पे आपने दो चीज पढ़नी है, मिनिमम और मैक्सिमम। ज्यादा हम आपको समझाएंगे नहीं ना, आपने समझना है। तो मिनिमम होता है आपका 6% ऑफ एमोल्यूमेंट्स। इसीलिए हमने आपको एमोल्यूमेंट्स की स्पेलिंग पहले समझाई ताकि कोई डाउट ना रहे। डीए नहीं जोड़ेगा बच्चों इसमें, ठीक है? डीए छोड़कर जो सैलरी बनती है वो एमोल्यूमेंट्स है आपकी। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कितना है? अमाउंट ऑफ टोटल एमोल्यूमेंट्स। भाई जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा आप जमा नहीं करा सकते जीपीएफ के अंदर, ये भी रूल है ना। कभी आपको लगे कि सैलरी की सैलरी कटाएंगे हम पूरी की पूरी और कुछ अपने जेब से भी डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अच्छा मिल जाता है जीपीएफ के अंदर, है ना। और विड्रॉल भी है बीच बीच में, आप जब चाहिए आपको पैसा तो आप निकाल सकते हो। चलो, हो गया क्लियर? चलो अभी जब डिस्कशन हम सब्सक्रिप्शन का कर ही रहे हैं तो एक चीज़ और समझा देते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। कि जब आपने मान लो पैसा सेट कर लिया कि मैंने इतना पैसा कटाना है, तो उसकी लिमिट को आप कब कब चेंज कर सकते हो। तो जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसको आप बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। और एक आता है घटा सकते हो। कब कब बढ़ा सकते हैं भाई? 2 बार, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स हम सब्सक्रिप्शन को बढ़ा सकते हैं, एक बार घटा भी सकते हैं, वंस। कब कब? 1 साल के अंदर। यहां पे लिख देते हैं ड्यूरिंग द ईयर। चलो, लिखा हुआ समझ में नहीं आए तो सुन लेना। सब्सक्रिप्शन जो है, जितने पैसे आप जीपीएफ में कटाते हो उसको आप 2 बार साल में बढ़ा सकते हो। मान लो आप 10,000 कटाते हो तो आप कहते हो मैं तो 15 कटाऊंगा, तो 15,000 आप 2 बार चेंज करा सकते हो, 15 के बाद उसको 16 भी करा सकते हो। लेकिन अगर घटाने हुए तो एक बार घटा सकते हो बस। मान लो 20,000 कर दिया आपने, अब आपको लगता है कि ये डिडक्शन ज़्यादा होगी, आप बोलोगे नहीं सर मैंने तो 12 ही कटाने, तो आप 1 टाइम। अब फिर बोलो आप 12 भी ज़्यादा है जी, मैंने तो 8 ही कटाने, तब नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है, तो घटा सकते हैं एक बार, बढ़ा सकते हैं 2 बार। ये रूल है, याद रख लेना। चलो एक सवाल और आता है बच्चों नोट करने वाला इसमें, कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो कब बंद होता है। सब्स, ये लग रहा है स्पेलिंग गलत हो गई है, सब्सक्रिप्शन, SUBS, सब्सक्रिप्शन स्टॉप्ड। डिटेल्ड मत समझो, पेपर डिटेल्ड आना ही वाला ही नहीं, इसलिए आपने केवल मुद्दे की बात समझनी है, टाइम कम है।
तो सब्सक्रिप्शन स्टॉप्ड कब होता है? बस रट लो इस चीज को, जब एम्प्लॉय सस्पेंड होता है, तो ड्यूरिंग सस्पेंशन, या कब? जब गवर्नमेंट सर्वेंट खुद ऑप्शन दे, ऑप्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। अब हम जीएस भी लिख सकते थे, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं उनको समझ नहीं आएगा, तो पूरा ही लिख दिया ऑप्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। कब? ड्यूरिंग, नोट करो इस चीज को, कब आएगा वो? ड्यूरिंग हाफ पे लीव होगी जब आपकी, लीव विदाउट पे, लीव विदाउट पे, ठीक है, और एक डाइज नॉन पीरियड होगा, डाइज नॉन। चलो उस टाइम पे आप घटा सकते हो, मतलब बंद करा सकते हो। ठीक है जी, हो गया क्लियर? चलो जी, जब आपकी रिटायरमेंट आने वाली हो, रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट से 3 महीने पहले, 3 महीने पहले सब्सक्रिप्शन बंद हो जाती है, सब्सक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है 1, जिसका जिक्र है रूल ऑफ 7 के अंदर। ठीक है, इतना आपने पढ़ना है। जब रिटायरमेंट होनी होती है तो उससे 3 महीने पहले ये बंद हो जाती है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर इसकी बात करें कि भाई इसमें ब्याज कितना मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो इसके अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अराउंड आप देखोगे 7% से थोड़ा सा प्लस रहता है, जैसे कि 7.1%। ठीक है, 7.1%। अब ये थोड़ा सा जो है बच्चे पुराना ही आपको बता रहे हैं हम। पुराना कैसे बता रहे हैं? 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 सितंबर 24 तक का ये रेट है 7.1%। किसी बच्चे को लेटेस्ट पता है जो खासकर एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हो, वो प्लीज कमेंट करके बताएं कि अभी कितना हुआ है। ठीक है, बार बार रिवाइज होता है ये, तो आपने बस यही बताना है। ठीक है, चल अब नॉमिनेशन का अगर कोई आपसे पूछता है, नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन सीधी सी बात है, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से अधिक पर्सन्स को आप नॉमिनेट करा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। उनका शेयर लिख दो आप, इसको 50% मिलेगा, इसको 30% मिलेगा, इसको 20% मिलेगा। ठीक है, चल नॉमिनेशन सबमिट किसको किया जाता है? सबमिट तो किया जाता है आप अपने हेड ऑफ ऑफिस को करोगे, हेड ऑफ ऑफिस को, और हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा? इसको आगे अकाउंट्स ऑफिसर को भेज देगा। किसको भेज देगा? अकाउंट्स ऑफिसर को भेज देगा। चलो इतना आपने समझना है। क्लियर हो गया? नो डाउट। चलो जी, अब कोई कहता है एडवांस का क्या केस है, क्या एडवांस निकाल सकते हो? निकाल नहीं सकते, एडवांस तो ले सकते हैं। एडवांस ले सकते हो आप जीपीएफ से, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके सर्टेन केसेस हैं, हम पीडीएफ शेयर करेंगे, आपको बता देंगे। बेसिकली वैसे कब मिलता है आपको? जब कोई फैमिली मेंबर की बीमारी हो, यहाँ पे मेन पॉइंट है आपका इलनेस हो कोई, ठीक है, फैमिली या फैमिली के डिपेंडेंट मेंबर्स की, या आपको कोई एजुकेशन पर्पज से चाहिए किसी बच्चे के, किसी परिवार के सदस्य से जो पढ़ना चाहता हो हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, और बाकी तो अगर आप देखोगे मैरिज वगैरह का कोई ऐसा फंक्शंस होता है, ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस बोलते हैं इनको, मैरिज है, फ्यूनरल है। ठीक है, कौन से हैं बच्चों? ये ऑब्लिगेटरी। पेपर में पूछा भी जाता है कई बार ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, तो एक दो और भी हैं जो हम आपको बता सकते हैं ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख देते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेटरी। देखो ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एक तो जैसे मैरिज है आपका, भाई ये ऑब्लिगेटरी है।
फ्यूनरल है, ये चीज़ें किसी को नहीं पता होती, करना ही पड़ता है एक्सपेंसेस जितना भी होगा इसमें। ठीक है, एक आपका बेट्रोथल करके होता है, एक कुछ सेरेमनीज कोई होती है, वो आप बता सकते हो कौन कौन सी सेरेमनीज हैं। तो बेसिकली यही हो, किसी का कोई लीगल केस चलता है, लीगल केस, उसके टाइम पे उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो बोल सकता है। ठीक है, आपने कहीं धार्मिक स्थान पे जाना है ना, रिलीजियस हुआ या एमिनेंस वाला हुआ। बच्चों एमिनेंस होता है जो सुप्रसिद्ध है, एमिनेंस विजिटिंग प्लेस, एमिनेंस विजिटिंग प्लेस। ठीक है, पिलग्रिमेज समझ में आता है ना, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज ही बोलते हैं धार्मिक स्थल को, जो हमने लिख दिया रिलीजियस। तो इन सब के लिए है बेसिकली आपको एडवांस मिल जाता है, ये एडवांस के ही सारे केसेस हैं। अब एडवांस मिलता कितना है इस बात को समझना जरूरी है। एडवांस अमाउंट की बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, एडवांस के अंदर अमाउंट कितना मिलता है, तो देखो जी इसके अंदर मिलेगा 12 मंथ की पे, एक साल की पे हो जाएगी, या 3/4 जो है आपका 3/4 ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट इन जीपीएफ। जीपीएफ में जितना जमा है उसका 3/4 गुना मिल जाएगा या आपको एडवांस, या फिर 12 मंथ की पे आप ले सकते हो, इनमें से जो कम हो। तो यहाँ पे इन दोनों में हम लिख देते हैं विच इज लेस, ज़्यादा वाला नहीं, कम वाला, जो कम होगा इनमें से वो मिलेगा। अगर किसी की 12 महीने की पे कम बनती है तो उसको पे दे देंगे, अगर 12 महीने की पे ज़्यादा बनती है, उसका 3/4 ऑफ द क्रेडिट कम बनता है, तो 3/4 आपको क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, चलो जब भी आप एडवांस लेते हो, एडवांस फ्रॉम जीपीएफ, तो यहीं पे हम क्वेश्चन पुट कर देंगे अभी आपके सामने। टाइम सीमा, समय सीमा है जो, वो कितनी है, तो बच्चों वो 15 दिन है, 15 डेज। ठीक है, अब जो 15 डेज है वो दोनों के लिए है, सैंक्शन के लिए भी और पेमेंट के लिए भी। इसी के अंदर आपको सैंक्शन मिल जाएगी और इसी के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगी, यानी कि 15 दिन के अंदर पैसा आपके जेब में होगा। ठीक है जी, चलो अब वैसे तो ये 15 दिन है, लेकिन बच्चों कहीं कहीं ना ये 7 दिन भी होता है। वो सिंपल एक ही केस है बीमारी का, इलनेस के टाइम पे अगर किसी को चाहिए तो 7 डेज में भी मिल जाता है, अपने रीजन मेंशन करने होते हैं, इसकी वजह से आपको मिल जाता है। क्लियर हो गया। अब पर्पज़ तो हमने आपको बता ही दिया, एजुकेशन हो गए, ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस हो गए, बाकी बेसिक आपको पता ही है ना। एक तरीका और भी है पैसे एडवांस लेने का, इसको आप यहाँ नोट कर लो। तरीके बहुत बताए हमने आपको एडवांस के, एडवांस फ्रॉम जीपीएफ, लेकिन एक सॉलिड सा तरीका है, रिटायरमेंट के 2 साल पहले, रिटायरमेंट के 2 साल पहले, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। पेपर में पूछा गया बिना रीजन के पैसा मिलता है, तो आप टाक से बोलोगे सर मिलता है। कब मिलता है, रिटायरमेंट के 2 साल पहले, उसमें कोई रीजन ही नहीं पूछा जाता। 2 साल रहते हैं तो आप बोलो मेरे को पैसे चाहिए, फॉर्म फिल करो, मिल जाएगा। हो गया डन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको समझने में। ठीक है, चलो अब आपको शायद जो ज़रूरी है वो समझा देते हैं। क्या है कि फाइनल पेमेंट कब मिलती है, जीपीएफ से फाइनल पेमेंट कब मिलती है। या तो आप सर्विस छोड़ो, या डिसमिस या रिमूव किया जाए, या आप एलपीआर करो,
लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, तो भी आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर कट। तो ये फाइनल जो पेमेंट है आपकी वो जीपीएफ की उसी टाइम पे हो जाती है। इंटरेस्ट हम आपको बता ही चुके हैं 7.1% था बच्चों उस टाइम पे। चलो, एक आपके काम की चीज, जो बच्चे खासकर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए है ये, पूछते भी हैं वो सवाल। वैसे तो नए बच्चों में से तो ऐसा कोई है नहीं, पुराना ही मिलेगा कोई आपको, है ना। चलो, टेक्निकल रेजिग्नेशन। टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या है, जीपीएफ ट्रांसफर हो जाता है आपका। ठीक है, क्या हो जाता है, जैसे एनपीएस ट्रांसफर हो जाता है ऐसे जीपीएफ ट्रांसफर हो जाता है। और ये बात बताई गई है रूल 35 में, बस इससे ज़्यादा हम नहीं समझाएंगे। कौन से रूल 35 में, जीपीएफ रूल में। ठीक है, और जीपीएफ के जो रूल हैं नोट कर लेना, 1960, दोबारा नहीं बताएंगे। जीपीएफ का जो सेंट्रल सर्विसेज, एक्चुअल में जो पूरा नाम लिखा जाता है ना जीपीएफ के रूल का, वो ऐसे लिखा जाता है जीपीएफ, ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं सेंट्रल सर्विसेज, सीएस लिखा मिलेगा आपको, सेंट्रल सर्विसेज रूल्स 1960। ये है बेसिकली आपका वो रूल। ठीक है, चलो, तो काम की चीज है वही बताते चलेंगे, वैसे तो बहुत टाइम लगेगा इस क्लास को पूरी करने में। ठीक है बच्चा, चलो, अब एक बात आ जाती है, मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस है क्या पैसे को निकालने के लिए, 90% ऑफ द बैलेंस। अब आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, 90% ऑफ जीपीएफ बैलेंस मैंने करना है विड्रॉ। ठीक है, तो टाइम लिमिट बताओ आप, टाइम लिमिट ऑफ मिनिमम सर्विस। तो बच्चों इसका आंसर होगा 10 साल। यही काम आएंगे आपके पेपर में। फालतू के तो जितने मर्जी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, है ना, फिर तो समझ नहीं पाओगे आप लोग। चल, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिनको, एक तो जीपीएफ है जनरल प्रोविडेंट फंड, एक सीपीएफ भी होता है कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको सीपीएफ बेनिफिट मिलते हैं, जो रिटायर होते हैं अदर देन सुपर एनिमेशन, मतलब वो 60 साल पूरे नहीं हुए उससे पहले रिटायर हो रहे हैं, तो वो एक्स ग्रेसिया पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो आंसर नो आ जाएगा, सीपीएफ वाले एलिजिबल होते ही नहीं, है ना। चलो, अब 10 साल वाली बात हमने आपको बता दी। अब मान लो 10 साल की उसकी सर्विस है, 10 साल की उसकी सर्विस है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताओ उसको क्या क्या चाहिए। हाउस के लिए पैसा लेना है, किसके लिए पैसा लेना है, परचेज ऑफ हाउस, परचेज ऑफ हाउस। तो प्रूफ क्या देना होगा विड्रॉल के लिए, प्रूफ। तो भाई अजीब सी बात है, नो प्रूफ। आपको लगा कि रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, क्या परचेज कर रहे हो, बैंक से कहां से लोन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, तो सिंपल एक डिक्लेरेशन देनी है आपने, नो प्रूफ, सिंपल डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन में आप बता दोगे कि भाई मैं नया मकान परचेज कर रहा हूँ, 90% तक विड्रॉल मेरे को चाहिए और वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चल, क्लियर हो गया आपको। तो देखो अब क्या करना है आप लोगों ने, अब सिंपल सी एक ही बात है, जीपीएफ हमने पढ़ा दिया। अब जितने भी देखो सवाल बनेंगे, सवाल तो बनेंगे इसके, है ना, और वो सवाल क्या करेंगे हम आपको प्रोविडेंट फंड के, हम आपको एक ही बारी में या तो पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे क्वेश्चंस की, आंसर आप लोग दोगे, या फिर हम नया काम शुरू कर देते हैं, जो पीडीएफ है हमारे पास प्रिंट आउट ले लेते हैं, आंसर्स को टिक करके आप लोगों को भेज देते हैं। ठीक है, और आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे। तो ये हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, खासकर कि एमसीआरई के बैच के मेंबर्स हैं, जो एमसीआरई बैच 2.2, तो उनके लिए ये हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे ऑफ जीपीएफ
विद आंसर्स, ठीक है। और ये अवेलेबल होंगे हमारे टेलीग्राम पर। चलो, क्लियर हो गया। अब एक नया टॉपिक है जो इसी क्लास में आपको समझा देते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, इसी के बाद ही हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ाएंगे और कंफर्मेशन के बारे में, ठीक है। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, अभी आप लोग रिक्रूटमेंट के तौर पर ही इस एमसीआरई के फॉर्म को अप्लाई करा है आप लोगों ने, और इस पेपर के लिए अप्लाई करने के बाद आप पेपर में अपीयर होने वाले हैं। चाहे एनआईटी हो, आईआईटी हो या एमसीआरई हो, कोई भी एग्जाम हो, एज इट इज होते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो देखो, रिक्रूटमेंट रूल्स की अगर बात करते हैं हम, बेसिकली रिक्रूटमेंट रूल्स की, तो इसमें क्या है, सबसे पहले नोटिफिकेशन निकाली जाती है उन पोस्टों की, फिर उसके रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं। रिक्रूटमेंट रूल ग्रुप ए, ग्रुप बी और इस टाइप की सी, ये सारी पोस्टों के अलग अलग होते हैं, है ना। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन उसमें इसेंशियल भी लिखा होगा, डिजायरेबल भी लिखा होगा, है ना। इसेंशियल होता है जो जरूरी होता है, डिजायरेबल होता है जो जरूरी नहीं होता है ना। अब जैसे इसेंशियल की अगर बात करो, इसेंशियल एक्सपीरियंस, इस चीज को हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं। एक आता है डिजायरेबल, डिजायरेबल एक्सपीरियंस। अब इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क ये है, जब आप एसएसओ की पोस्ट देखते हो, एसएसओ क्या था, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, यही पोस्ट थी ना ईएसआईसी की। आपका आई थिंक पोस्ट कोड 48 है, ये पोस्ट कोड 48 है आपका एम्स के अंदर, एम्स सीआरई के अंदर। इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा गया वो डिजायरेबल मांगा गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी जरूरत नहीं थी, तो जिसके पास केवल ग्रेजुएशन थी उन बच्चों ने अप्लाई किया। हमने वीडियो बनाई, आपको जस्टिफाई भी किया। अदर यूट्यूब चैनल्स हैं जो गुमराह कर रहे होंगे भले ही आपको, लेकिन डिजायरेबल मैंडेटरी नहीं होता, इसलिए हमने आपको अपनी वीडियो में एक्सपीरियंस नहीं बताया था। इसेंशियल अगर उस वर्ड को लिख देते ये लोग, ये वाले वर्ड को, तो इसेंशियल की वजह से क्या होता आपको, फिर बेसिकली आप को डाउट हो जाता। क्या डाउट हो जाता, फिर आपके लिए मैंडेटरी था वो एक्सपीरियंस, है ना, मैंडेटरी एक्सपीरियंस होता वो। तो इसीलिए बेसिकली हमने आपको समझाया है कि रिक्रूटमेंट के बारे में। अब रिक्रूटमेंट से जो सवाल आता है, सबसे पहला यही सवाल आता है कि कितने टाइप होते हैं रिक्रूटमेंट के। मेथड भी बोलते हैं उसको, टाइप भी बोलते हैं, है ना, मेथड भी बोलते हैं और टाइप भी बोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है जब भी रिक्रूटमेंट का आएगा कि आपका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, बेसिकली इसके बारे में, ठीक है। चलो, मेथड देख लो भाई कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है डीआर, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो आप लोग ट्राई कर रहे हो जिसके अंदर, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसके लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो, पेपर दिया है, स्किल टेस्ट होना है, होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर आप लोग लगोगे, है ना। एक ये है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाती है, आप डबल एओ बन जाते हो, कल को एओ बनोगे तो बाई प्रमोशन, अगर कोई चैनल है तो प्रमोशन से बनोगे, ठीक है। प्रमोशन से पहले ही अगर आप डबल एओ से एओ बनने के लिए कहीं पे डेपुटेशन पे चले जाते हो तो भी ये मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आ जाता है ना। कोई पोस्ट एब्जॉर्ब होके अगर बनाई जाती है तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, वो भी मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। एक होता है शॉर्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इतने टाइम तक इस लोग पर्सन ने ये वाली चीजें सर्व करनी है, तो वो भी मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। एक होता है रिटायरमेंट के बाद, या आप एक सर्विसमैन हो उसके बाद री एम्प्लॉय हो जाओ, तो री एम्प्लॉयमेंट, ये भी मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। तो 6 के 6 मेथड हैं जो रिक्रूटमेंट के अंदर आते हैं, है ना। तो पेपर में तो यही पूछा जाता है, आपने पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, प्रमोशन का बता ही दिया आपको, डेपुटेशन का बता दिया, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट का बता दिया, जो खासकर यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे एम्स, पीजीआई, चंडीगढ़, इनके अंदर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन और डेपुटेशन ये क्या है, बोथ आर नॉट
सेम। कोई सोचता होगा ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, एब्जॉर्प्शन के और डेपुटेशन के। जो ऑफिसर इनिशियली डेपुटेशन पे आता है वो परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है उस पोस्ट में, उस ग्रेड में, अगर रिक्रूटमेंट रूल्स आपके इफेक्टिव होते हैं। इफ जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो आपके इफेक्टिव होते हैं तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। एब्जॉर्प्शन जब इफेक्टिव होता है जब ऑफिसर्स जो डेपुटेशन पे है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आपको डिफरेंस मुझे नहीं लगता समझ में आया होगा। एब्जॉर्प्शन और डेपुटेशन सेम नहीं है, उनके बीच में एक डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन और डेपुटेशन के बीच में। जो ऑफिसर सबसे पहले डेपुटेशन पे आता है, शुरुआत में वो डेपुटेशन पे आता है, वो परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है उस पोस्ट के अंदर। क्लियर हो गया आपको? उस पोस्ट के अंदर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में वो एब्जॉर्ब हो गया, यानी उस पोस्ट पे तो कभी वैकेंसी निकलेगी नहीं, इसीलिए एब्जॉर्ब हो गया। इस तरह का जो एब्जॉर्प्शन है वो इफेक्टिव होता है उस केस में जो ऑफिसर्स डेपुटेशन पे जाते हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। चीज अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट एक डिफरेंस जरूर है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बस आपने बोलना है नोट सेम, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाता है सेम तो आपने बोलना है नोट सेम। तो रीएम्प्लॉयमेंट में हमने बता ही दिया आपको, एयरफोर्स नेवी जो यंगस्टर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं 35 की एज में लगभग, तो वो ट्राई कर सकते हैं, उनको एक सर्विसमैन का कोटा मिलता है ग्रुप सी की पोस्टों में, ग्रुप बी की पोस्टों में, है ना। तो एक सर्विसमैन है वो री इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, री एम्प्लॉयड हो जाते हैं। चलो बता दिया आपको, क्लियर कर दिया ये हमने, ठीक है। चलो अब समझाना है आपको प्रोबेशन के बारे में, तभी समझाएंगे हम आपको कंफर्मेशन के बारे में। प्रोबेशन ये आपका भी होगा जी 2 साल का, चाहे आप असिस्टेंट लग जाओ, एलडीसी लग जाओ, यूडीसी लग जाओ, चाहे आप लग जाओ डबल, साफ साफ लिखा है आपके रिक्रूटमेंट रूल में 2 साल का प्रोबेशन होता है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है? वैसे तो ये फॉर्मेलिटी है, कि वैसे तो फॉर्मेलिटी है, बट अगर इसका पर्सपेक्टिव देखोगे तो यही है कि भाई ये बंदा इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है, इसलिए हम 2 साल का टेन्योर रखेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको देखेंगे कैसा है इसका बिहेवियर और एवरीथिंग, है नॉलेज कैसी है वो कैसी है। लेकिन इस चीज का कोई मतलब नहीं होता कहने को। प्रोबेशन पे जो एम्प्लॉय है उसका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है। अब कल को तुम गाली गलौज करोगे, बिल्कुल ही ऑफिस ही नहीं आओगे प्रोबेशन पीरियड में, तो कार्रवाई होगी, फिर तो जॉब से भी निकाला जा सकता है ना। बट वैसे प्रोबेशन आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है। चलो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले जॉब लो फिर आप प्रोबेशन ट्राई करो। तो प्रोबेशन में क्या है, आपको अलग अलग ऑफिसर्स के जो सुपरविजन में या कहो एक तरह से उनके अंडर काम करना पड़ता है, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको जज किया जाता है। तो आपकी जो खासकर प्रोबेशन पीरियड में ये क्या होता है, एक अपार चीज होती है। अपार फुल फॉर्म इसकी समझ लो आप क्या होता है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनको तो पता होगा इसके बारे में। तो देखो बच्चों, इसको बोलते हैं एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। इसका भी एक रूल है, वैसे तो ये सालाना भरी जाती है, सालाना। लेकिन अगर मान लो आपने 2 महीने जॉब की और साल खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर, तो आपकी भरी जाएगी अपार या नहीं भरी जाएगी? कोई मैंडेटरी नहीं भरी जाती। तो मिनिमम 3 ईयर की अगर आपने कहीं पे 3 मंथ्स की अगर सर्विस कर ली तो 3 मंथ के अंदर आप भरवा सकते हो अपार। तो रूल है ये, फंडामेंटल में आप चेक कर लोगे तो अपार का आपको पता लग जाएगा। मिनिमम जो है 3 मंथ्स है। तो प्रोबेशन का आपको पता लग गया प्रोबेशन में क्या क्या होता है। चलो अब देखना एक और चीज, अब पढ़ेंगे हम प्रोबेशन का एक्सटेंशन। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 साल का है प्रोबेशन, 2 साल का प्रोबेशन। तो जनरली तो इसको बढ़ाया नहीं जाता, अगर बढ़ाया गया तो 1 साल एक्सटेंडेबल, बट नॉट मोर देन डबल द नॉर्मल पीरियड। तो डबल द नॉर्मल पीरियड कितना है? 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकता प्रोबेशन। 2 साल का था तो डबल द पीरियड, तो बट नॉट मोर देन 4 ईयर्स। तो ये होता है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते हो। वैसे प्रोबेशन अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो होता है तो बढ़ा सकता है कोई भी,
ठीक है। चलो अब प्रोबेशन के कुछ रूल देख लो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखने की जरूरत तो नहीं है फुल फॉर्म। चलो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर प्रोबेशन पढ़ते हैं। प्रोबेशन देखो, दो साल का होता है, 2 years का, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 7600 ग्रेड पे या अधिक, 7600 ग्रेड पे हुआ या इससे अधिक हुआ तो एक साल का प्रोबेशन। लेकिन देखो बच्चों, इसमें लिखा होगा नो ट्रेनिंग, कि भाई इसमें कोई ट्रेनिंग इंक्लूड नहीं है। और जो एज है, मैक्सिमम एज है इसके अंदर वो 35 रखी गई हो, तो आपका एक साल का प्रोबेशन होता है। ये क्लियर है, ठीक है। अब रीएम्प्लॉयड वाले जो कैंडिडेट हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं जो रीएम्प्लॉयड के लिए, रीएम्प्लॉयमेंट, तो रीएम्प्लॉयमेंट में तो होता ही 2 साल का है, ठीक है। तो 2 साल का प्रोबेशन होता है उनके रिटायरमेंट से पहले। ये तो हो गया रिक्रूटमेंट के केस में। लेकिन अगर आपने तो जॉब ज्वाइन कर लिया, अब आपका प्रमोशन होना है, तो प्रमोशन में क्या है भाई, तो प्रमोशन में साफ साफ देख लो। अगर ग्रुप सी से ग्रुप सी में हुआ है, ग्रुप सी टू ग्रुप सी, आप पहले एमटीएस थे अब आपको एलडीसी बनाया गया, पहले एलडीसी थे अब यूडीसी बनाया गया, पहले यूडीसी थे फिर आपको लेवल 6 बनाया गया, है ना। आई थिंक लेवल 6 भी कहीं कहीं पे, सॉरी 5 तक मान लो आप, लेवल 5 भी ग्रुप सी के अंदर आता है। तो क्या होगा, नो प्रोबेशन। नोट करो इस चीज को, तो प्रोबेशन नहीं होता है। लेकिन अगर ग्रुप बी से आपको ग्रुप ए में प्रमोट किया जाता है, तो प्रोबेशन जो पीरियड है वो 2 साल तक हो सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं होगा पीरियड ऑफ प्रोबेशन, ठीक है। अगर लिखा है तो लिखा है, अगर कहीं भी 1 साल लिख दिया तो 1 साल, नहीं लिखा यहां पे लिख देते हैं इफ नॉट मेंशन। अगर मेंशन नहीं है तो समझ लो 2 साल है। समझ गए आप, क्लियर हो गया। तो देखो ये चीजें थी हमने आपको बताई। अब आप अगर मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो, टेन्योर पोस्ट पे हो, कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर, ठीक है, तो प्रोबेशन क्या है, तो भी नो प्रोबेशन। कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रोबेशन नहीं होता। चलो यही चीजें हैं जो आपको समझानी थी। ये लेटेस्ट ओएम है 2022 का जिसमें लिखी हुई है ये बातें, तो पुरानी बातें नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों को बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलो हो गया आपको ये क्लियर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो कंफर्मेशन का आपको बताना है। कंफर्मेशन, अब कंफर्मेशन हम एक ही चीज से समझेंगे, आपके केस में ही समझेंगे। अगर आप सपोज करो आप डब्ल्यू ज्वाइन कर लेते हो, असिस्टेंट ज्वाइन कर लेते हो, तो एग्जैक्टली 2 साल के बाद क्या होगा, आप लोग कंफर्म हो जाओगे सक्सेसफुली कंप्लीशन के बाद। तो ये कंफर्मेशन कब होती है, ये होती है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। तो प्रोबेशन पीरियड का जब आपका सक्सेसफुली कंप्लीशन हो जाता है तो आपको है कंफर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। और जो ये कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन या एक्सटेंशन, कि भाई आपका वो बढ़ा दिया गया है प्रोबेशन पीरियड, तो 4 नहीं होता, 6 होता है। 6 से 8 वीक के अंदर जब आपका प्रोबेशन खत्म हुआ, 6 से 8 वीक तक आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो समझ लो आपका कंफर्मेशन हो चुका है। एज इट इज लाइन है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो ये बात बता दिए, चलो लिख भी देते हैं। अगर आपको नो कंफर्मेशन है, नो कंफर्मेशन, रिवर्टिंग है,
या एक्सटेंशन का कुछ है। अगर आपको कुछ नहीं मिला, कब तक नहीं मिला? 8 वीक तक, क्योंकि 6 से 8 वीक का टाइम हमने आपको दिया था, 8 वीक्स तक, तो क्या माना जाएगा आपका? सक्सेसफुल कंप्लीटेड। ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड आपका प्रोबेशन माना जाता है। ठीक है जी, चलो यही था जो आपको समझाना था। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। इसके क्वेश्चंस हैं हम अपने जो बैच 2.0 के टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल करवाएंगे, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चंस को लेके इस पर डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, क्वेश्चन टाइप करने में टाइम लगेगा। इसलिए थ्योरी आपको समझाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। जो डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो। मिलेंगे नई क्लास में, पढ़ते रहना, टाइम बहुत कम है। ठीक है बच्चों, चलो, थैंक यू, सी यू सून।